गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिसिटी के बारे में। अ फंक्शन f is said to be periodic if there exists a real number L such that f of x plus L equals to f of x for every x in the domain. D denotes domain of the function। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो L जो है हमारा वो ये जो L है हमारा वो आपका क्या कहलाएगा? पीरियड कहलाएगा। ये हो जाएगा आपका पीरियड। और F जो है वो क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा पीरियोडिसिटी सॉरी पीरियोडिक फंक्शन। अब देखिए, इसमें सबसे पहला टर्म आता है फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड। तो हर फंक्शन के पास फंडामेंटल पीरियड हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड होता क्या है, सॉरी फंडामेंटल पीरियड होता क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड। तो देखिए, अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो जाहिर तौर पे उसका कोई ना कोई पीरियड जरूर होगा, है ना। चाहे साइन एक्स हो तो वो 2 पाई होगा, कॉस एक्स होगा तो फिर से 2 पाई होगा, अगर वो tan एक्स होगा तो पाई होगा, है ना। कोई ना कोई उसका पीरियड जरूर होगा। लेकिन अगर आप नोटिस करें, अगर मैं आपसे कहूं कि साइन एक्स का पीरियड क्या है, आप बोलेंगे सर 2 पाई। तो बोलूंगा एक काम करो, एक ग्राफ प्लॉट करो साइन एक्स का। ये देखिए, ये आप कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बड़ी आसानी से। और ऐसा ही से अगर मैं आपसे कहूं 0 से 2 पाई है, कि क्या 0 से ये 0 है और ये 2 पाई है? अगर आप देखें 0 से 2 पाई, फिर 2 पाई से ये रहा 4 पाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसका पीरियड 4 पाई नहीं हो सकता, मतलब अगर आप 4 पाई का मार्क ले लें तो क्या हर 4 पाई के बाद ये अपना नेचर रिपीट करेगा? व्हाट डू यू थिंक? यस सर, यस करेगा। क्योंकि अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्लियर कट आपको दिखेगा कि जो नेचर आपका यहाँ 0 से 4 पाई में है वही नेचर आपका यहाँ पे 0 से पाई 2 पाई यानी -2 पाई और ये -4 पाई ये। तो पीछे की तरफ भी है। इसका मतलब अगर पीरियड 2 पाई है ना, सो इफ पीरियड इज 2 पाई then 4 पाई इज ऑल्सो अ पीरियड, है कि नहीं? ऑल्सो अ पीरियड। इसीलिए आप डेफिनेशन में देखते हैं उसमें क्या कहा जाता है, इज सेड टू बी अ पीरियड, मतलब एक से ज्यादा पीरियड किसी फंक्शन के हो सकते हैं, है ना। तो उनमें से एक एल होता है। अब यहां से एक चीज ऑब्जर्व करने लायक है, वो ये कि अगर 4 पाई इसका पीरियड है, अगर मैं इसको और 2 पाई बढ़ा दूं, ठीक है, ये ऐसे, तो क्या 6 पाई पे उसका नेचर रिपीट नहीं होगा? मतलब अगर मैं 0 से 6 पाई का विड्थ ले लूं, ये ले लूं 0 से 6 पाई, तो आपको क्या लगता है 6 पाई का पीरियड नहीं बनेगा? सर बनेगा। बनेगा, Yes, भी बन जाएगा सर। इट गिव्स ये भी बन जाएगा। 6 पाई इज आल्सो अ पीरियड, इज आल्सो अ पीरियड। तो इसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, इन जनरल, ठीक है, ये हर फंक्शन के साथ होता है। इन जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इफ L is the period is a period, सॉरी द पीरियड में तो अकेला वही हो जाएगा ना, is a period of f, then every integer multiple, है ना, कोई भी इंटीजर मल्टीपल जो होगा L का of L, that is n into L, है ना, ये सेट n belongs to Z, ये सारे ही पीरियड होंगे, is also period of f। क्लियर है भाई, है ना। इसका मतलब साइन एक्स का पीरियड क्या है, कोई पूछे इसका पीरियड क्या है तो आप कहोगे इसका पीरियड 2 पाई भी है, इसका पीरियड 4 पाई भी है, इसका पीरियड -2 पाई भी है ना, इसका पीरियड -4 पाई है एंड सो ऑन। इन जनरल इसका पीरियड क्या है, n पाई, है ना, n नहीं 2n पाई, क्योंकि यहाँ तो 2n पाई सर, 2n पाई।
यस 2n पाई n बिलोंग्स टू n belong to z इंटीजर। ये है, क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे, सेट ऑफ पीरियड्स फॉर साइन एक्स। ठीक, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट बन गया। किसी भी फंक्शन के लिए उसके सारे इंटीजर मल्टीपल जो होते हैं उसके पीरियड होते हैं। ठीक है, अब देखो तो सिमिलरली कॉस के लिए भी आप जानते हैं, तो tan के लिए अगर आपको पीरियड लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, tan के लिए तो सिंपली n पाई pi पाई एन पाई। n पाई। ठीक, अब देखिए होता क्या है, फंडामेंटल पीरियड की डेफिनेशन कैसे लेते हैं कि जो सबसे छोटा पॉजिटिव पीरियड है, ठीक, सबसे छोटा पॉजिटिव पीरियड, यहां देखिए द लीस्ट पॉजिटिव पीरियड इन द सेट ऑफ पीरियड्स, ठीक है, इन सेट ऑफ पीरियड्स नोन एज फंडामेंटल पीरियड, इज नोन एज। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या है तो क्या बोलोगे, 2 पाई 2 2 pi पाई। वेरी गुड, फंडामेंटल पीरियड। आज आपको दो ऐसे फंक्शंस से मिलाऊंगा जिनके पीरियड्स आपको ये भी नहीं पता होगा शायद कि वो पीरियोडिक भी होते हैं। ऐसे दो फंक्शन से मैं आपको मिलाऊंगा, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत ध्यान से समझिएगा। फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, तो अगर L पीरियड है तो NL भी पीरियड होगा। ठीक है, अब आपसे पूछूं कि जैसे अगला क्वेश्चन है कि जैसे साइन x का पीरियड जो है वो 2 पाई है, 2 अगर pi है व्हाट अबाउट साइन 2x, अगर मैं आपसे इसका पीरियड पूछूं साइन 2x का या फिर 4 साइन, पाई तो बिल्कुल पाई यही फील 4 पाई। पाई होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बेसिक गलती हम लोग कर रहे हैं। आपके हिसाब से अगर जो लोग 4 पाई बोल रहे हैं वो ये सोच रहे हैं, है ना, ये सोच रहे हैं, इसको देखो, इसका आंसर निकालने से ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो साइन एक्स का, पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाइए। ठीक, ये है आपका साइन एक्स का ग्राफ। देखना अभी बड़ा बुनियादी अंतर आपको समझाता हूं मैं। ये देखो 0, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है बेटा, π/2, ये है pi by 2 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 3 pi by 2 और ये है 2 2 पाई 2 पाई। बेसिक सी बात है 2 पाई। अब मैं आपसे कहूं एक काम करो, साइन 2x का ग्राफ बनाओ। किसका ग्राफ बनाओगे, साइन 2x। पहली ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि इनपुट जो है वो 2 टाइम्स हो गया है, आउटपुट नहीं हुआ है ना, याद रखो, नॉट आउटपुट। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जब आप x इक्वल टू π/4 रखोगे, है ना, तो बताओ जरा साइन x कहां होगा और साइन 2x कहां होगा, बताओ जरा। साइन x, सॉरी π/2, सर साइन एक्स π/2 रखोगे तो साइन x कहां पहुंच जाएगा, साइन x यहां पहुंच चुका होगा। साइन एक्स पाई बाई 2 और साइन 2x पाई में पहुंच जाएगा। अब देखिए साइन 2x जो है वो पाई पे पहुंच जाएगा, यानी वो यहां पहुंच चुका होगा। क्या उनके वैल्यूज में, इन ऑसिलेशंस की हाइट में कोई फर्क आने वाला है, मतलब अगर मैं पूछूं साइन x जो है वो -1 से +1 जाता है, यही तो इसके हाइट्स बताते हैं कि भाई +1 से ऊपर नहीं, -1 से नीचे नहीं। मुझे एक बात बताइए कि क्या साइन 2x का जो हाइट है वो बढ़ जाएगा, क्या वो नो सर, उतना ही रहेगा, आ जाएगा, वही रहेगा। तो हाइट तो सेम है लेकिन उसको कंपैरेटिवली फास्ट यहां पहुंचना है, तो क्या करना होगा उसको, मतलब सर जहां पर आपका हमें जहां पर, यस बोल, यस सर, हमें वो सबसे ऐसा नंबर को ढूंढना होगा जिससे ये हमारा जो साइन 2x है वो 2 पाई में आ जाए। देखिए मैं आपसे अगर ये कहूं कि आपको सिर्फ साइन 2x में और साइन x में फर्क इतना होगा कि जो वैल्यू, जैसे π/2 साइन जब यहां होगा तो 2x यहां होना चाहिए, यानी कि फास्टर होना चाहिए, यस है ना। तो ऑब्जर्वेशन लिखो, क्या लिखोगे कि साइन 2x, यही तो कहता हूं जब आप पढ़ाओगे ना तो डिटेल में पढ़ाओ, उनको आंसर लिख के मत दो, मस्ट बी, ताकि आपको cos 2x के लिए ना पूछें, मस्ट बी फास्टर देन साइन x।
लेकिन बट हाइट्स मस्ट बी सेम, हाइट्स मस्ट बी सेम। सेम। क्या है, आपको नहीं लगता दैट इज ग्राफ जो है वो श्रिंक हो जाएगा? यस यस सर। देखना उधर ग्राफ में, देखना ध्यान से, ये देखो, अगर ग्राफ कुछ ऐसा बना दूं तो काम हो जाएगा, हाइट भी फिक्स हो गई और जो वैल्यू यहां मिल रही थी, अब आप समझ रहे हो, ये अब मारे ना धक्का नीचे से। समझ पा रहे, कंपैरेटिवली ग्राफ जो है वो shrink हो गया, श्रिंक कर। ठीक है ना, श्रिंक हो गया। यानी कि अगर साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे खुले हुए ऑसिलेशंस के साथ है, तो साइन 2x का ग्राफ जो है वो श्रिंक ऑसिलेशंस के साथ ऐसे ऐसे चल रहा है पीछे, ठीक है। मतलब क्योंकि उसको ये रास्ता जो है, देखो एक छोटे बल्कि आम भाषा में समझो, आपको जाना है कहाँ, आपको जाना है 0 से पाई, ठीक। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से रास्ता लंबा लेते हुए 0 से पाई आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास टाइम नहीं तो लूप है, इसको ही तो छोटा करोगे, समझ रहे हो? तो क्योंकि वैल्यू तो उतनी कवर हो जाएगी, इनपुट 2 टाइम्स हुआ है ना, तो जो पहले वाला आदमी तक पहुंचने में 0 से पाई, अब उसके लिए ये, भले ही वो पहले वाले के लिए ये पाई बाय 2 है, लेकिन अब इसके लिए ये पाई बन गया है ना, डिस्टेंस श्रिंक हो, 2 टाइम्स है इनपुट। लेकिन जिन्होंने 4 पाई बोला था, उनका इंट्यूशन ये था कि सर वो लेट चलेगा। 4 पाई कब होगा? जब ये और आराम से और लंबा रूट लेते हुए कुछ ऐसे, है ना। तो अब मुझे बताइए कि ये लंबा रूट का इंट्यूशन आपको, मतलब ये लंबा रूट जो है ये कब हो सकता है? ये है साइन एक्स, ये है साइन 2x, और ये x/2। एग्जैक्टली, वेरी गुड, साइन x/2, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो लेट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पोस्टमार्टम भी कर देते हैं। इनपुट इज हाफ, मस्ट एक्सपेंड, है ना, ग्राफ आपका एक्सपेंड करना चाहिए, है ना, थोड़ा और ऑसिलेशन के साथ आना चाहिए। तो ये चीजें करते हुए हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और वो कंक्लूजन ये है कि द पीरियड ऑफ, अच्छा एक और चीज आपसे पूछनी है बातों बातों में, एक चलो इसकी भी चर्चा हो जाए, कि जब 2 sin x को कंपेयर करोगे किससे, sin x से, आपने देखो इनपुट कंपेयर कर लिया, यानी कि sin 2x कंपेयर किया है sin 2x। अब यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ जो है वो श्रिंक हो रहा है, ये ओरिजिनल, क्योंकि इसमें इनपुट जो है वो जल्दी जल्दी मिल रहे हैं, डबल इनपुट्स है ना, तो जल्दी जल्दी कवर कर, बट हाइट जो है वो सेम है, हाइट इज सेम। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या सर ये डबल हो 4 पाई हो जाएगा सर, अब एग्जैक्टली एक्सपेंड होगा सर। आप समझे नहीं, 4 पाई नहीं होगा, वही तो बताना चाह रहा हूँ। इसमें आपके आपके पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा, अभी देखिए। अच्छा साइन एक्स, सर हाइट तो सेम रहेगी सर। नहीं नहीं नहीं, हाइट बदल जाएगा सर, ये देखिए हाइट चेंज। अच्छा हाइट अब 2 हो जाएगा सर, बट इनपुट ये सेम, ये सर ये हाँ कंपोजिट इनपुट फंक्शन सेम जैसा होगा होगा, सर, 2 भी मल्टीप्लाई और sin x भी मल्टीप्लाई। अब देखिए ये ऐसी 2 चीज़ टाइम्स। जो होती दिखती बड़ी आसान है, पर जब इनको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना तो गड़बड़ हो जाती है। चलिए, बड़ी फंडामेंटल चीजें हैं, इनको समझ लीजिए, ये है। लेकिन जब आप साइन का ग्राफ बनाएंगे तो बताओ कैसे बनेगा, सेम ऑसिलेशन होना चाहिए, मतलब जितने टाइम में 0 से पाई ग्राफ पहुंच रहा था, इनपुट क्योंकि सेम है तो सेम टाइम लगना चाहिए उसको, बताओ सही है या नहीं? सेम टाइम लगना चाहिए, बट हाइट डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि नहीं। यस सर, 2 - 2, और फिर इधर ये -2, बट टाइम देखो सेम लग रहा है। इनपुट्स की अगर ये देखोगे, इनपुट वाला एक्सेस, ये देखो सेम टाइम लग रहा है, ठीक, सेम टाइम।
बट हाइट डबल है। इसका मतलब क्या पीरियड चेंज होगा, बताओ? नो सर, पीरियड चेंज नहीं होगा। पीरियड चेंज नहीं होगा यहाँ पे, हाइट। नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आउटपुट चेंज हो रहा है हम लोगों का। हाँ, आउटपुट डबल हो रहा है, पीरियड विल बी दैट इज 2 पाई। ठीक है, देखिए मैं चाहता तो पहली बार में आपको रिजल्ट लिखवा देता, लेकिन जब तक आपके डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक रिजल्ट जो है वो याद करने से कोई फायदा नहीं है, थोड़े दिनों बाद आप भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए रिजल्ट को इन जनरल लिख लेते हैं। इन जनरल, और ये जो साइन के लिए लिखवा रहा हूँ ये कॉस के लिए भी ट्रू है। ठीक है, पीरियड ऑफ अल्फा साइन ax प्लस बी, यानी कि यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, और यहाँ देखो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, मेन फर्क पड़ता है बेटा, याद रखना, ये है की पॉइंट। यानी कि x, यानी इनपुट में अगर चेंज करोगे, है ना, कॉन्सेप्ट क्या बना फिर, इनपुट को अगर डिस्टर्ब करोगे, इनपुट डिस्टर्ब इंप्लाइज पीरियड डिस्टर्ब। ठीक, अगर आउटपुट आपने डिस्टर्ब किया, इसमें देखो 2 sin x में आपने आउटपुट डिस्टर्ब किया है, पर पीरियड सेम है, पीरियड में कोई दिक्कत नहीं आई अभी भी, है कि नहीं? तो इसलिए इनपुट में छेड़छाड़ होगी तब पीरियड में फर्क आएगा, और वो फर्क क्या होगा आइए देखते हैं। अगर इसको a से मल्टीप्लाई किया है, अब यहाँ पे a हाफ भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, जो कुछ आएगा अल्फा साइन एक्स विल बी देख लो 2 पाई डिवाइडेड बाई a। सॉरी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, प्लीज जस्ट ठीक है सर। 2 पाई डिवाइडेड बाई मैथ एग्जाम्पल जो है साइन एक्स 2 पाई इसका पीरियड है। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, साइन 3x प्लस 4 का पीरियड क्या होगा पहली चीज, और 2 साइन x प्लस 3 का पीरियड क्या होगा, साइन x बाई 4 का पीरियड क्या होगा। ठीक है, ये 3 सवालों के जवाब आपको देने हैं, बताइए। सर पहले वाले का 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 है ओके वेरी गुड, 2 पाई बाई 3 क्यों, दूसरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, क्योंकि 3x आ गया, a डिवाइडेड बाय a कर देंगे। दिस इज द की पॉइंट, अगेन दिस इज यूजलेस, दिस इज की सर पॉइंट, इसका 2 पाई रहेगा सर, दिस इज यूजलेस, इसका 2 पाई ही रहेगा। 2 पाई रहेगा, दूसरे वाले का 8 बाई और इसका 8 पाई हो जाएगा सर, हाँ, साइन x बाई 4 का। अब देखो सोच सकते हो, इसके बारे में एनालिसिस करो। इनपुट अब पहले से इनपुट इज रिप्लेस्ड बाय इनपुट अपॉन 4, 1/4 हो गया ना इनपुट। इसका मतलब, यस सर, इसका मतलब क्या हुआ, वेरी स्लो। अब जब वेरी स्लो है तो पीरियड तो बढ़ेगा ही भाई। यस सर। ठीक है, वो रिस्पेक्टिव चीज देख सकते हो, और यहाँ पे देख लो ये जो साइन के लिए है, ठीक है, नोट यहाँ पे नोट लगा लो कि जो साइन के लिए यहाँ पे रिजल्ट लिखवा रहा हूँ सेम होल्ड्स फॉर कॉस, सेम, और कॉस क्या tan के लिए भी सेम होल्ड्स फॉर cos x एंड tan x। ठीक, अब tan x के लिए यहाँ पे पाई हो जाएगा, है ना। तो इन जनरल कॉन्सेप्ट है कि जो मेन ओरिजिनल फंडामेंटल पीरियड है उसमें डिवाइडेड बाई a, ये कर देना। ठीक है भाई। सर यस बोलिए। यहाँ पे भी a हमारा नॉन जीरो एक होना चाहिए, बाकी कोई रियल नंबर हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर a 0 कर देंगे तो क्या बचेगा, है ना। वो अंडरस्टूड है मतलब। अगर आप बोले तो लिख देता हूँ, आप अच्छे बच्चे नो हैं, सर, ज्यादा नोटिस नहीं करता इसको, है ना। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात मस्ट बी नॉन जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपसे मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस साइन 2x। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड है 2 पाई, इसका पीरियड कितना है
पाई। पाई पाई इनके लीनियर कॉम्बिनेशन का पीरियड क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला है द फंडामेंटल पीरियड ऑफ, अच्छा ये सब फंडामेंटल पीरियड है भैया, ये जो पिछला वाला भी लिखा गया फंडामेंटल, यस सर। उसमें फिर अपना इंटीजर मल्टीप्लाई करके कुछ भी बनाते रहिए। फंडामेंटल पीरियड ऑफ एनी लीनियर कॉम्बिनेशन से, मतलब कुछ भी sin x एंड cos x, सॉरी sin अल्फा x एंड sin बीटा x इज एलसीएम ऑफ, एलसीएम किसका, पीरियड ऑफ sin अल्फा x एंड पीरियड ऑफ sin बीटा x। यानी कि क्या करना होता है, इवेंचुअली आपको एलसीएम ले लेना होता है। तो बताइए इसका पीरियड क्या होगा भाई, इसका पीरियड और इसका 1 पीरियड into क्या आएगा, 1 into 2 आएगा सर, 2 पाई। 2 पाई। यस सर। इसका पीरियड 2, इसका है ना। अब जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, साइन 2x by 3 minus 2 times sin let us 3x, ठीक है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस बताइए। का सर 4 पाई बाई 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 2 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच विल बी 3 पाई। इसका कितना आएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। अब इसका आपको एलसीएम लेना है। चलो एक काम करते हैं, आसान कर लेते हैं इसको ताकि ये होल नंबर में आ जाए। लेट अस नॉट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। ओके, पाई बाई 3 कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर। पाई बाई 3 का मतलब हो गया 6 पाई। 6 पाई सर, 6 पाई आ जाएगा। आंसर है 6 पाई। ठीक है भाई, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ऊपर वाले पे स्मॉल p था सर, वो स्मॉल p, लीनियर कॉम्बिनेशन sin अल्फा x plus sin बीटा x इज एलसीएम ऑफ स्मॉल p sin अल्फा x। नहीं ये जो है ना, ये एंड है, ये एंड है, ये p जो है ये पीरियड ऑफ दिस एंड पीरियड ऑफ दिस। अच्छा सॉरी p रिप्रेजेंट्स हियर पीरियड। यस सर। का कौन पूरा लिखे। चलिए अगला सवाल है, डज एवरी पीरियोडिक फंक्शन हैव फंडामेंटल पीरियड, बताइए। नो सर। एग्जांपल सर कांस्टेंट फंक्शन सिंपल। एग्जैक्टली, ठीक है, इसका मतलब आप बुकलेट फॉलो कर रहे हैं। दैट इज वेरी ठीक है भाई। दूसरे लोग मतलब और बाकी लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूँ, क्या दुनिया में सारे पीरियोडिक फंक्शन के पास फंडामेंटल पीरियड होता ही है? मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आप लोग सोचेंगे यस, है ना, 1% में थिंक नो, क्योंकि भाई पीरियोडिक फंक्शन है बट उसके पास फंडामेंटल पीरियड नहीं है ना, पीरियड नहीं। हाँ, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। वो बात तब तक है जब तक आप किसी कांस्टेंट फंक्शन को नहीं देखते। सो लुक एट एनी कांस्टेंट फंक्शन के बिलोंग्स टू आर, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। मेरा सवाल मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएंगे, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। आयुष है, आयुष क्या कांस्टेंट फंक्शन आपकी नजर में पीरियोडिक है? सर कांस्टेंट सर नहीं सोच पा रहे हैं, इससे पहले वाला तो समझ में आया लेकिन इसमें नहीं बता सकते। दिक्कत नहीं, देखिए इतनी जल्दी नहीं बोला जाता है, थोड़ा प्रयास तो करिए। fx प्लस l मस्ट बी इक्वल टू fx, यही तो बात है। इसको Yes, करके देख लेंगे। f प्लस l क्या आता है, l कोई भी नंबर हो, है ना, yes sir. और एनी, जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, फॉर एनी l fx, तो
x प्लस एल, यहाँ पे आप कुछ भी इनपुट रख दो, कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होने वाली है ना, और एफ एक्स कांस्टेंट, इसका मतलब पीरियोडिक होता है। और इस बात से ये भी पता चला कि आर्बिट्री एल के लिए ट्रू होता है, मतलब कोई भी इसका पीरियड बन सकता है, यानी सेट ऑफ पीरियड्स इज होल आर। ठीक है ना भाई, सेट ऑफ यस होल आर। अब इसमें फंडामेंटल यानी कि इसमें सबसे छोटा वैल्यू डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें फंडामेंटल पीरियड नहीं कहा जा सकता, बिकॉज आर के अंदर लीस्ट वैल्यू कहां से लेके आओ, नॉन जीरो होनी चाहिए ना भाई। फंडामेंटल पीरियड का Yes, मतलब sir. क्या है, नॉन जीरो एंड लीस्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव। नॉन जीरो अगर नहीं कहता तो जीरो बोल देते, लेकिन नॉन जीरो लीस्ट पॉजिटिव है, तो कहां से आपको पता है आर का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बाद तो कुछ बता ही नहीं सकते कि नेक्स्ट नंबर क्या है ना। सो फंडामेंटल पीरियड यहां से निकलना पॉसिबल नहीं है, हेंस बट फंडामेंटल पीरियड इज नॉट अवेलेबल। फंडामेंटल पीरियड इज नॉट अवेलेबल। ठीक, अब देखो एक रिजल्ट है, पता नहीं क्यों लगातार मैं उसको लिखवा रहा हूं और वो पूछा नहीं जाता। ठीक, अगर इफ फॉर एनी फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सीएसआईआर के लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इफ फॉर एनी फंक्शन, ठीक है, वरना पीरियोडिक फंक्शन मैं लिखूंगा ताकि कोई आर्बिट्री फंक्शन की बात ना करे। फॉर एनी पीरियोडिक फंक्शन the fundamental period is not available period is not available, जैसा कि कांस्टेंट फंक्शन के केस में है, ठीक है, then the set of periods, अब देखना यही है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, और ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है। मैं पिछले 2 साल से इसको पढ़ा रहा हूँ, 3 साल से, है ना, आई डोंट नो आ क्यों नहीं रहा। पीरियड्स इज डेंस इन आर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब अगर किसी पीरियोडिक फंक्शन के पास कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें फंडामेंटल पीरियड अवेलेबल ना हो, फंडामेंटल पीरियड जो है अवेलेबल ना हो, जैसा कि आपने पिछले वाले केस में देखा, नॉट अवेलेबल की बात कह रहा है, तो क्या होगा, जो कंप्लीट सेट ऑफ पीरियड है उसको आर में डेंस होना ही पड़ेगा। ठीक, जैसे मान लो मैं इसको इस पे एक क्वेश्चन बनाऊं, लेट एफ बी अ पीरियोडिक फंक्शन सच दैट फंडामेंटल, देखता हूं कितने लोगों ने पकड़ा, फंडामेंटल पीरियड कैनॉट बी डिसाइडेड, ठीक है, देन पॉसिबल सेट ऑफ पीरियड्स इज, ठीक, टेक योर टाइम, नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी integers, option C rationals, and option D सर सी and रैशनल्स। yes, and कुछ बना तो लेने दो, 1/n, n belong to n, ठीक है, चलिए सर यूनियन जीरो भी। तो देखिए अब इनमें से यही ट्रू हो सकता है, कई बार लोग इसको लगा के आ जाएंगे, है ना, कि अरे क्लोज्ड है, यूनियन जीरो, ये सब आपको बहकाने के लिए देता है कि आप टेम्प्ट हो जाएं कैसे भी करके। लेकिन जिन लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, जिनको खुद पे भरोसा है, जिन्होंने पढ़ाई की है, वैसे टेम्प्ट नहीं होते, है ना। तो क्यों, पिछले रिजल्ट से आप देख सकते हैं, सेट ऑफ पीरियड मस्ट बी डेंस इन आर। अब देखिए, अब तो आप राजा बाबू बन गए भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना, इस चीज को तो आपने डील कर लिया। एक क्वेश्चन था जो मैंने कल आपको दिया था, क्वेश्चन क्या था कि डायरेक्टली फंक्शन 1 व्हेन x बिलोंग्स टू q
and -1 when x belongs to q complement. याद आया? यस सर। मैंने आपसे कहा था is f periodic? What do you think? तो बताइए अगर यस। मैं चाहूंगा कि एक कॉमन राय हो, सब लोग बताएं, ठीक है? तो देखिए, इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, मान लेता हूं मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या x इक्वल टू हाफ इसका पीरियड बन सकता है? तो आप कहोगे सर यस सर। पूछने यस सर। यस बन सकता है। अगर x रैशनल नंबर है इसका पीरियड बनेगा। की वैल्यू वही सर आ रैशनल नंबर यस। एक मिनट आराम से, ताकि बाकी लोगों को समझ में आ जाए। अगर x प्लस हाफ की वैल्यू वही आ जाए जो fx की वैल्यू आ रही है, तो क्या आप हाफ को पीरियड मान लेंगे? आयुष, मानसी और बाकी बच्चे, यस और नो? सर मान यस सर। यस सर। अब देखिए x प्लस हाफ की वैल्यू या fx की वैल्यू तो तभी पता चलेगी ना जब x की वैल्यू बताएं, आप बताएंगे तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, ठीक? क्या केस बनते हैं आइए समझते हैं। एक बार x जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि इनपुट दो ही पार्ट में डिवाइड है ना, q और q कॉम्प्लीमेंट। एक बार x इरेशनल हो सकता है। तो देखिए जब x जो है रैशनल नंबर होगा यानी q से आएगा तो fx क्या होगा बताओ? 1 1 और fx प्लस हाफ क्या होगा? अब देखो 1 होगा सर वो भी। ये q कांस्टेंट और ये भी q से आता है, इसका मतलब 1 होगा। 1 होगा। अब यहाँ देखो अगर x q कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है तो fx क्या हो जाएगा? -1 और fx प्लस हाफ क्या हो जाएगा? -1 -1। कैसे? देखो कोई भी ये q कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है, यहाँ पे दोनों q से आ रहे थे। देखो दो नंबर जो दोनों रैशनल नंबर का सम एक और रैशनल, लेकिन एक इरेशनल हो और दूसरा रैशनल हो तो हमेशा इरेशनल आता है ना? यस सर। मैंने आपसे कहा था ना, आप मेरी बात याद रखना, क्या मैथ्स में डेविल जीतता है, बुराई जीतती है मैथ्स। यस सर, बहुत शुरू वाले यस क्लास सर। में बोले थे आप। यस। रैशनल प्लस, और ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, मतलब ये कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये कहीं भी देखेंगे डेविल जीतेगा। रैशनल प्लस रैशनल। रियल लाइफ में तो अधिकांश यही होता है सर। हाँ रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है, हम कहने के लिए कहते हैं कि अच्छाई पर है अच्छाई पर है, लेकिन मैक्सिमम एग्जांपल्स देखते क्या बुराई है। जीतती है सर। हाँ तो देखने को ही लेकिन कोई मिलता बात नहीं, हमारा काम अलग बात है है कि अच्छा करते रहना, है ना? मैंने तो जितना किया है उतने में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अच्छा करोगे तो जरूर आपका अच्छा ही, कम से कम सेटिस्फेक्शन तो होगा, है ना? दैट इज द बेस्ट पॉसिबल यस थिंग। इररेशनल और इरेशनल, अब यहाँ पे इररेशनल की वजह से आ जाएगा -1, हेंस हाफ पे पीरियोडिक है, चाहे कोई भी x चूज किया जाए। और ऐसा ही अगर आप प्रोसेस रिपीट करते हैं तो इन जनरल अगर आप x को q में ले लेते हैं तो x प्लस मतलब अल्फा, कोई भी अल्फा जो रैशनल से लेते हैं तो x प्लस अल्फा, ठीक है? यही तो देखना होता है आपको दो देखने होते हैं, एक x प्लस अल्फा देखना होता है, ठीक? क्योंकि अल्फा को पीरियड मान रहे हैं ना आप, और एक आपको अल्फा इटसेल्फ देखना होता है, यानी फंक्शनल वैल्यू एट x प्लस अल्फा और f। अगर ये दोनों सेम आ गई बात खत्म हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे फिर से दो केस होंगे, अगर q से लिया तो रैशनल प्लस रैशनल क्या बनेगा? 1। अगर q कॉम्प्लीमेंट से ले लिया तो इरेशनल ये आ जाएगा -1। सेम यहाँ भी है, अगर q से लिया तो 1 और अगर q कॉम्प्लीमेंट से लिया तो -1। मैच कर गया ना? कौन से? ये वाला इससे मैच कर गया, ठीक? और ये वाला इससे मैच कर गया, ये बराबर होने चाहिए थे ये। तो इसका मतलब हर रैशनल नंबर, दैट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ पीरियड ऑफ डिरिचलेट फंक्शन। अच्छा, व्हाट अबाउट इररेशनल? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट इररेशनल? सर मैं बोलूं? एक काम सर करते हैं, इरेशनल में कुछ डिसाइड ही नहीं हो पाएगा सर। एग्जैक्टली व्हाट अबाउट इररेशनल? एक काम करते हैं, इरेशनल अगर मेरा इसे इरेशनल डिसाइड तो होगा। डिसाइड हो जाएगा और ये डिसाइड हो जाएगा कि ये पीरियड नहीं बन सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लेते हैं। अभी देखिए अब क्या करेंगे, अगर √2 पे चेक करना है, ठीक है?
तो f ऑफ x प्लस √2 का वैल्यू और f ऑफ √2 का वैल्यू हर स्थिति में सेम आना चाहिए। तो देखो अगर आपने x को क्या ले लिया, रैशनल ले लिया, तो क्या आ जाएगा, रैशनल प्लस Irrational हो रैशनल जाएगा सर। -1, -1 ठीक, सॉरी ये √2 थोड़ी होना चाहिए, यहाँ पे x होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपने x को q में ले लिया, fx आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1। 1 हो क्या ये जाएगा। दोनों इक्वल है? ये दोनों अनइक्वल है। हेंस नो irrational number can be its period। अच्छा, किसी ने ऑब्जर्व किया इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, बताओगे? नहीं होगा वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना। सर, नहीं कर पाएंगे डिसाइड, क्योंकि पूरा क्यू है ना, सो सेट ऑफ क्यों आ जा रहा है, पीरियड्स पीरियड इज डेंस क्यू। इन आर। एग्जैक्टली, इसीलिए क्वेश्चन इसके बाद करवाया, ठीक है। नो फंडामेंटल पीरियड, और नो फंडामेंटल पीरियड जैसे ही आता है तो वो रिजल्ट याद आना चाहिए, ठीक है। और देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, ये देखो, ठीक। और ये रिजल्ट इज ट्रू। बताओ भाई, समझ में आया? यस और नो? सर यस, यस सर। देखो एकदम अच्छे से सर। जब तक अच्छी चीजें नहीं सीखोगे ना, तो आपको मैं हंसाते खिलाने के लिए साइन एक्स और कॉस एक्स पढ़ाते रहूं, है ना, और आप जो है खुशी खुशी पढ़ते हैं, अरे सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें सब समझ में आ जाए। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको घर पे 2-3 बार में समझ में आए, है ना, तभी तो आपको उसका वैल्यू पता चलेगा कि नहीं भाई डिफिकल्ट है। जो डिफिकल्ट चीजें उनको टाइम देना पड़ेगा ना, एक बार में थोड़ी आ जाएंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से प्रयास करो, अच्छी चीजें पढ़ोगे तो सिलेक्शन के चांस है ना। चलो, फंडामेंटल पीरियड के बारे में बात हो गई, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम लोग आते हैं एक ऐसा स्पेशल फंक्शन जिसके बारे में थोड़ी कम इंफॉर्मेशन है, पर मतलब इंफॉर्मेशन है पर शायद उतनी डिटेल में नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या करता है? ये यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक। अब देखिए ये फंक्शन वैसे तो वेल नोन है, ठीक है। क्या करता है ये आपको क्या देता है? फ्रैक्शन में दिया रहता इंटीग्रल है वैल्यू कभी, देता है सर। इंटीजर पार्ट इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर पार्ट देता है, इंटीग्रल ऑफ एनी रियल नंबर। जैसे अब यहां से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। जैसे एवरी रियल नंबर इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स। कौन से? फर्स्ट इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर पार्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल। क्या कोई ऐसी मशीन है जो इंटीजर पार्ट को अलग कर दे और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर दे? ये है वो मशीन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इंटीजर पार्ट को अलग कर देती है, ठीक है। एक चीज इसके बारे में लिखवा रहा हूँ, जिंदगी में कभी इसकी चीज गलत नहीं होगी, है ना। एक चीज बस यही याद रखना, अगर आप लोगों को पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो लिख लो। क्या? इट कैचेस नियरेस्ट लेफ्ट वैल्यू इंटीजर। एक्स। यस, लेफ्ट इंटीजर। इतना याद रखना, नियरेस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर होता है वो वैल्यू कवर करता है, आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.1, व्हाट इज ग्रेटेस्ट सर -3 -3 अब देखिए ध्यान से आराम से करिए, -1 बताइए, एक काम करिए, इसको बना लीजिए, ये आ जाएगा 0। 2.4 का तो 2 होगा सर 2.4 का 2 होगा सर, और -3.1 का -3 होगा। यही तो गलती नो कर सर, रहे 2 हैं आप। होगा चलिए सर, मैं 2 मानता होगा, हूँ, -4 होगा लेफ्ट में सर, -4 होगा ना। -2 होगा। एक मिनट -4। आराम से। अगर आपका मान लें इसके केस में आप कह रहे हैं कि इंटीजर पार्ट -3 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, यानी कोई भी रियल नंबर होगा वो इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल और प्लस लिखा जा फ्रैक्शनल, सकता है। तो आपके हिसाब से 0.1 0.1 होगा। जरा इसका सम बताइए क्या होगा? -2.9 होगा ना, which is equal not equal -3.1। तो इसका मतलब आप कुछ गलती कर रहे हैं। -2 -4 होगा सर।
अब यहाँ देखो, -4 नहीं नहीं नहीं, ऐसे देखिए, इतने सारे तीर चलाएंगे तो कोई तो लगेगा ही। इस कॉन्सेप्ट को देखिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखिए साइन स्क्रीन बना लेते हैं ना, रियल नंबर लाइन बना कैचेस लेते हैं। ग्रेटेस्ट मैंने लेफ्ट इंटीजर एग्जैक्टली तो -3 के लेफ्ट में पहला इंटीजर कौन आता है? -4 -4 मैंने कहा है ना, ये पकड़ के बैठो, कभी गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। नियरेस्ट लेफ्ट इंटीजर ये आ गया -4, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अब देखो -4, तो ये तो गलत हो गया। तो -4 प्लस, आपको इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछेगा तो क्या बताएंगे? 0.9। 0.9 0.9 yes, -3.1 that will give you -3.1 which is absolutely right। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लीजिए। ठीक है, तो ग्राफ क्या करता है? अगर आप 0 से 1 का कोई वैल्यू पकड़ते हैं, समझिएगा जरा, 0 से 1 का, तो बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आएगा? मतलब ना वो 0 1 से पहले 0 आएगा। 0 यस, यस इसका मतलब अगर आप इनपुट को 0 से लेके 1 से पहले तक रखते हैं, तो इंटीजर, लेफ्ट वाला इंटीजर 0 होगा तो वो 0 ही आएगा, यानी यहां तक पूरा ऐसा चलेगा। अब यहाँ पे ओपन 0 सर्कल, क्यों ओपन सर्कल? क्योंकि x = 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 जो है वो 1 आ जाता है। 1 आ जाता इसका मतलब इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे? 1 पे। तो ये 1 पे है, अगर y = 1 तो ग्राफ यहाँ शिफ्ट हो गया, क्लोज हो गया। ठीक, यानी कि ये डॉटेड पॉइंट से मिला दीजिए। अगला देखिए, अब 1 से जब इनपुट 2 की तरफ बढ़ेगा, तो 1 से 2 में वैल्यू कितनी रहेगी? 1 फिर से 1। कब तक? जब 1 एग्जैक्टली 2 ना हो जाए। जैसे 2 एग्जैक्टली ना 2 हो जाए, होगा, तो वैल्यू उठ के कहाँ पहुंचेगी? 2 पे पहुंचेगी। 3 2 पे ठीक? फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक, अब यहाँ आइए, 0 से -1 के बीच की वैल्यू कितनी होगी? -1। -1 ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा? 0 पे 0, ये क्लोज, यहाँ पे है ना, ये 0 ही है ना, 0 पे 0, ये आ गया। ठीक, अब और नीचे ऐसे करके ग्राफ आता है, तो ये क्या कहलाता है? ये है y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ। अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, अगर आप ध्यान से देखें, सॉरी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर इंटीजर के लेफ्ट और राइट में, समझिए, हर इंटीजर के, कोई भी इंटीजर वैल्यू पिक करो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, आपको नहीं लगता हर इंटीजर के लेफ्ट और राइट में वैल्यू अलग अलग है? जैसे यस सर, जैसे इधर 0 है, इधर 1 है। हाँ, जैसे 0 पे देखें तो 0 के लेफ्ट में -1 है, राइट में 0 है। राइट में तो एट x = 0, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है -1। ये 0 लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करती सर इसकी। हाँ एग्जैक्टली, नहीं करती है, पर इंटीजर पॉइंट्स पे नहीं करती है। वही तो समझा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, धीरे धीरे पहुंचते हैं। मैं कह रहा हूँ लिमिट के लिए आप क्या चेक करते हो? 0 के जरा सा लेफ्ट के इनपुट रखते हो, 0 के जरा भी लेफ्ट में आओगे, वो आपको तुरंत -1 पे फेंक देगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई? -1। अब -1 राइट हैंड लिमिट के लिए आप 0 के जरा सा राइट में रहते हो, तो राइट हैंड, और 0 के जरा सा राइट में रहोगे तब भी घूम के 0 देगा। नियरेस्ट लेफ्ट तो 0 है ना, ये आ गई 0। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब सिमिलरली x = 1 पे मुझे बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट 0 रहेगी सर, और राइट हैंड लिमिट 1 रहेगी। देखिए लेफ्ट हैंड x लिमिट = 1 पे तो 1 ही होगा ना सर? 1 पे तो 1 ही होगा। नहीं, एट 1 का मतलब होता है कि मैं लिमिट जो है 1 पे चेक कर रहा हूँ, मतलब 1 के लेफ्ट लेफ्ट राइट में और 1 के राइट में। ये लिखने का तरीका है। सर लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 रहेगा ना? लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 रहेगा, तो क्योंकि 0 आएगा। 1 के जरा भी लेफ्ट में होंगे तो पटक देगा 0 पे। और अगर राइट हैंड लिमिट 1 एग्जैक्टली, क्योंकि राइट में आप जरा सा राइट में होंगे तो फिर से वो लेफ्ट इंटीजर आपको यहाँ घुमाएगा। इसका मतलब क्या है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एवरी इंटीजर। ठीक, आप इंटीजर क्यों लिखा आपने यहाँ पे? अगर मैं चेक करना चाहूँ x = ½ पे, तो मैं कहता हूँ चेक करो, x = ½ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बताओ? हाफ को, अगर ये रहा आपका हाफ, 0 हाफ नहीं सर 1 नहीं x = ½ पर 1 ही होगा ना? सर 1 1 होगा।
नहीं सर नहीं नहीं, 0.5 ना 0 और 1 के बीच में रहेगा ना सर, 0 ही रहेगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या जीरो आएगा? 0। जीरो। सर 0 Right, और राइट zero। हैंड लिमिट भी 0 रहेगी। एग्जैक्टली ऐसे बना के देख लिया करो, ठीक है ना, बना के देख लो। ये है 0, सॉरी हाफ, हाफ के लेफ्ट में जरा सा लेफ्ट में रहोगे तब भी लेफ्ट हैंड इंटीजर क्या है? 0 है। 0 हाफ के जरा सा राइट में राइट रहोगे हैंड भी तब भी 0 है। लेफ्ट इंटीजर क्या है? 0 है। 0 तो इसका मतलब इंटीजर्स के अलावा, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट एवरीवेयर अदर देन इंटीजर। इंटीजर्स, नेट। ठीक। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक ब्यूटी ये भी है कि अगर आप उसमें इंटीजर इनपुट देते हैं तो वो तो आपको क्या integer। दे देता है? इंटीजर उठा के दे देता है। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। ओके। अब एक और फंक्शन देख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं फ्रैक्शन करली एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना। मैंने कहा है ना, हर रियल नंबर दो चीजों से मिलके बनता है। एक इंटीजर पार्ट जिसको कौन अलग करके देता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन। और वो एक होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट जिसको करली एक्स अलग करके देता है। तो ये वो दो मशीनें हैं। गन्ने का जूस यहाँ निकल आया, बाकी जो पदार्थ है वो यहाँ निकल आया, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको करली एक्स भी कहते हैं, यानी और डिनोट इसको ऐसे करते हैं, ठीक। अब आप कहोगे सर करली एक्स को तो एक और तरीके से लिख सकते हो, कैसे? एक्स माइनस उसका इंटीजर पार्ट। मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैन नेवर बी नेगेटिव, ये याद रखिए, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और कहां से कहां लाई करता है? हमेशा 0 से लेके 1 के पहले तक, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, ये याद रखना। अब देखो एक बात बताओ, 1 क्यों नहीं हो सकता और 0 क्यों हो सकता है? 0 कब होगा फ्रैक्शनल पार्ट? जीरो तब हो जब हमारा इंटीजर वैल्यू होगा। एग्जैक्टली, ठीक है। यानी कि जब जब हम लोग इनपुट में 1 रख दें तो 0 आ जाएगा, -1 रख दें वैसे तब भी 0 आ जाएगा। यानी इंटीजर में हमेशा, यानी कि अगर आप इसमें इंटीजर देते हैं करली में तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। अच्छा, 1 क्यों नहीं हो सकता? बताइए, 1 क्यों नहीं हो सकता? अगर 1 रखेंगे तो फिर से वो हाँ एग्जैक्टली, 1 रखोगे तो वो इंटीग्रल वैल्यू होने नहीं हो जाएगा। भाई 1 कैसे हो सकता है किसी का फ्रैक्शनल पार्ट? फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? डेसिमल वाला, पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट समथिंग, यही तो है वो। अगर इसमें ये 1 हो गया तो ये अगले इंटीजर पे शिफ्ट हो जाएगा ना। सर ठीक, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कभी भी 1 नहीं होता है, हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आउटपुट 1 के बीच में होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफ इसका बस देख लेते हैं, दैट विल बी द लास्ट थिंग टुडे, ठीक है। फिर हम लोग कल इसको अच्छा चलो, ग्राफ बनाने के लिए मुझे बताओ, अगर मैं x को 0 से 1 लेता हूं, 0 से 1, तो करली x मुझे क्या देगा? मतलब मैं 0 से लेके अगर 1 के पहले तक इनपुट लेता हूं तो करली x में क्या मिलेगा? लेट अस से मैं 0.4 ले लूं, 0.9 ले लूं, 0.1 ले लूं, क्या आएगा आउटपुट? फ्रैक्शन ही आएगा। वही आ जाएगा ना। फ्रैक्शन
वही फ्रैक्शन से 0.4 बेहतर 0. फ्रैक्शन से बेहतर होगा आप कहें कि सर वही आ जाएगा, वही आ जाएगा। क्योंकि इसका ग्राफ हमें मालूम है, y = x लाइन खींच दो, ठीक, एग्जैक्टली 1 पे क्या होगा, 1 पे ओपन सर्कल, क्यों, जैसे ही आप 1 लोगे आउटपुट 0 आ जाएगा, 0 आएगा तो नीचे उतर के आना पड़ेगा, नीचे उतरोगे और यहाँ क्लोज लगाना पड़ेगा। अब जब 1 से लेके 2 तक, तब बताओ करली एक्स क्या आएगा? सर फिर से वही आएगा सर 0.4 बट 0. इस बार 1 जो है माइनस एक्स आएगा, 1 जैसे मैं माइनस आपसे कहूँ एक्स 1.4 तो क्या आएगा, 0.4 आ जाएगा ना, 0.4. मतलब जो एक्स्ट्रा है ये, इसको ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना ये वाला, यस सर. क्योंकि ये 1 से ऊपर थोड़ी निकलेगा, इसका मतलब ये फिर से ओपन, यहाँ क्लोज, फिर यहाँ पे क्लोज, इंटीजर पे हर बार नीचे उतर के आ जाएगा, है ना, यानी कि इंटीजर हर इंटीजर वैल्यू पे 0 दे देगा, फिर 0 ऊपर पे रहेगा. फिर सर्कल, फिर अगले इंटीजर पे फिर 0 दे देगा, एंड सो ऑन। ठीक, सिमिलरली इधर भी ये -1, ये -2, क्या दिखा भाई, क्या एक चीज दिख रही है इस फंक्शन में, क्या आपको इसका पीरियोडिक नेचर दिख रहा है? पीरियोडिक दिख रहा है सर वो. वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर इज यस, इट इज पीरियोडिक। क्या मुझे पीरियड बता सकते हैं? 1 sir. 2 1. वेरी गुड, वेरी गुड, पीरियड इज 1, क्योंकि ये लेंथ क्या है जिसमें रिपीट हो रहा है, 1 में, ये 1 1 पे पे. हो रहा है, ये लेंथ क्या है, अगेन 1, ये लेंथ 1, ये 1, ठीक। तो अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे कि साइन कॉस टैन के अलावा कोई पीरियोडिक फंक्शन बताओ, तो उसको 2 पीरियोडिक फंक्शन बताना, कौन से? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल वाला जो करली एक्स. एक तो कर लिए सर और इसका दूसरा इसका भी फंडामेंटल पीरियड्स निकलेगा क्या? ये तो 1 है ना इसका फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल 1 हो गया इसका सर. ये उसका फंडामेंटल पीरियड ही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पीरियड क्या हो सकता है सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट पीरियोडिक, आप ग्राफ देखेंगे, अभी वापस आते हैं उस पे, पहले इसको जरा पूरा कर लें, है ना। इसका जनरल पीरियड जो हो जाएगा वो n हो जाएगा, n हो जाएगा सर. जनरल पीरियड जो है वो n हो जाएगा, n. और और पीरियोडिसिटी तो आपने देख ली, क्या यहाँ पे मोनोटोनिसिटी है, क्या ये मोनोटोनिक फंक्शन है? सर किसी खास No, अंतराल sir. में तो मोनोटोनिक है देखिए, सर. अगर आप सभी 0 से 0 से 1 के बीच में देखेंगे तो है सर. मोनोटोनिक है, यानी कि फंडामेंटल हाँ. पीरियड के अंदर देखेंगे तो मोनोटोनिक है, बट नॉन मोनोटोनिक इन जनरल, यस सर। यस सर. नॉन मोनोटोनिक इन आर। तो आपसे कोई Gen- पूछे एक नॉन मोनोटोनिक पीरियोडिक फंक्शन का नाम बताओ जिसका पीरियड 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये रहा। ग्रेटेस्ट इंटीजर. एक और नहीं, पीरियोडिक फंक्शन करली. आपने डील किया, कौन सा पीरियोडिक फंक्शन डील किया बताओ? करली, ये तो पहला हो गया, दूसरा एक और जी. पहले डील कर चुके हैं, डिरिक्ले फंक्शन, क्यों उसका Dirichlet period function. यस यस सर, रैशनल नंबर्स का पीरियोडिक पीरियड था। अब देखो, अब आ जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। तो गुड्डू कुमार जी, क्या इसमें आपको मोनोटोनिसिटी, सॉरी, इसमें पीरियोडिसिटी दिख रही है कहीं? ये तो ऊपर रिपीट्स चला जा रहा इनपुट तो हो नहीं नो रहा, सर, आउटपुट तो इनपुट तो हो बढ़ता नहीं जा रहा रहा है है, सर. है ना। तो ये क्या कहलाएगा? No, sir. ये हो जाएगा नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक. अच्छा, मेरा अगला सवाल है, क्या ये मोनोटोनिक है? नहीं ये इंटरवल में मोनोटोनिक सर. सर, सर, ये तो इंटरवल बढ़ते में जा रहा है ना. इंटरवल में तो है सर, स्टेप वाइज होगा। कांस्टेंट दिख रहा है वो तो. कांस्टेंट मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक सर इंटरवल में तो कांस्टेंट है ना सर, बाकी जब अपन आर में देख रहे हैं तो बढ़ रहा है वो. कांस्टेंट फंक्शन भी तो मोनोटोनिक होता है. बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक नहीं पूछ रहा हूँ मैं, नहीं सिर्फ है। मोनोटोनिक Yes. पूछ रहा हूँ। यस सर, यस यस सर. मोनोटोनिक है, यस सर, है सर. सर। Yes, sir. वेरी गुड। यस. So it is a monotonic function, not strictly monotonic, of course,
लेकिन मोनोटोनिक फंक्शन के पास एक लिबर्टी होती है कि वो थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन नेचर चेंज नहीं करना चाहिए। देखो ये बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर थोड़ा बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर थोड़ा बढ़ रहा है, तो देखो नेचर चेंज नहीं कर रहा है। अगर घटने लगेगा तो फिर आप बोलेंगे कि सर नहीं मोनोटोनिक। ठीक बात है। एक मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। यहाँ तो हमने डिस्कस कर लिया कि किसी भी इंटीजर पार्ट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी लिमिट के बारे में क्या कहना है आपका? क्या सेम बात आप यहाँ भी कह पा रहे हो? सर यहाँ पे इंटीजर्स पे सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा इंटीग्रल वैल्यूज में। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ आप ग्राफ से देख सकते हो कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करे, क्योंकि लेफ्ट में आओगे तो कुछ यहाँ वैल्यू मिलेगी और राइट या में वैल्यू मिलेगी। यस सर। तो जब किसी फंक्शन के लेफ्ट और राइट में डिफरेंट नेचर होता है तो वहां तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी इंटीजर, एनी पॉइंट। नहीं 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 सर पॉइंट में भी नहीं नहीं नहीं, पॉइंट में तो कंटिन्यूटी है भैया। ये देखो ये कंटिन्यूटी है, लिमिट तो बहुत दूर की बात है ना। पॉइंट में तो बहुत अच्छा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है ना। तो अदर देन दीज पॉइंट्स, मतलब अदर देन इंटीजर्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट इंटीजर्स पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। बताइए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। चलिए, Yes, sir. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे पता नहीं मैं कितना डिलीवर कर पाया, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।